जैसे कि अभी बात हुई कि नारी जागरण आंदोलन के अंतर्गत ये प्रशिक्षण होना है, तो क्या होगा, कैसे होगा, अभी भूमिका बांध दी गई। आइए एक बार गायत्री महामंत्र सब साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोली गायत्री माता की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष 2026 की तैयारी के तहत गायत्री परिवार के द्वारा जो विविध कार्यक्रम किए जा रहे हैं, विविध गतिविधियां, इनको जो ऊंचाइयों पर पहुंचाने का संकल्प पूरे प्रांत भर की बहनों ने जो लिया है, भाइयों ने लिया है, छत्तीसगढ़ प्रदेश को यूनियन प्रदेश बनाने का जो संकल्प सब लोगों ने किया है, उसी कड़ी में ये कार्यक्रम उसके साथ जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कन्या कौशल शिविर छत्तीसगढ़ के लिए कोई नई चीज नहीं है, पुरानी बातें हैं ये। लेकिन नई बात एक चीज है, और वो ये कि जिस अनुपात में हम बहनों को दक्ष बनाना चाहते हैं, इस विधा में कुशल बनाना चाहते हैं, वो अभी होना है, वो पूरी तरह से हो नहीं पाया है। और इसी क्रम में अधिक से अधिक बहनों को दक्ष और कुशल बनाने के लिए ये कन्या कौशल शिविर का कार्यकर्ता प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। ऑनलाइन बहुत बड़ी सुविधा है, हम सब, आप लोग सब जानते हैं, और इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए हम सबको इसके लिए बहुत जागरूक होना चाहिए, ताकि एक तीर से कई निशाने साधे जा सके। हम सब जानते हैं कि समग्र नारीत्व का जो आधार होता है वो कन्या जीवन है। तात्पर्य ये कहने का, मैं उस ओर आपको ले जाना चाहती हूँ कि जब हम नारी जागरण आंदोलन कहते हैं, उसमें एक परिपक्व अवस्था में पहुंच चुकी उम्र के हिसाब से जो 40-45 साल की बहन हो जाती है, उन पर हमारी दृष्टि जाती है खासकर, क्योंकि वो जिम्मेदारियों से थोड़ी मुक्त हो चुकी रहती है, या वो परिपक्व हो चुकी रहती है। उसके पहले तो बच्चे रहते तो पढ़ाई कर रहते हैं, फिर उनका विवाह होता है, नई गृहस्थी बनती है, तो नई गृहस्थी बनने के पश्चात फिर उनकी अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारी रहती है। फिर उनका परिवार बढ़ता है, बच्चों की साज संभाल, उनको उनकी परवरिश करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। परिवार को सहेजना, ये सब करके एक लंबा समय बीत जाता है, तब तक उनकी उम्र उतनी हो जाती है। और ये अनुभव में आपने देखा होगा कि एक लंबी उम्र उम्र का एक लंबा समय गुजर जाने के पश्चात बहनों में जो एक क्या कहना चाहिए उसको, ऐसी स्वभाव में कह लीजिए, चाहे उनकी आदतों में एक ऐसी परिपक्व अवस्था आ जाती है कि उसको आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता, उसमें नयापन नहीं डाला जा सकता। इसलिए उस समय जो कुछ भी प्रयास किया जाता है, उस प्रयास में कुछ तो कमी रह जाती है, या हम प्रयास में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते। लेकिन यदि यही काम हम बाल्यावस्था में बच्चों के बीच में या कन्याओं के बीच में यदि हम आरंभ कर दें, और उनको जो भी 15-17 साल से, 14-15 साल से आरंभ कर दें, तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में उनको जागरूक करते 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 वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती है। और जब उनका विवाह होता है, परिपक्व होते हैं, कहीं और अन्य जगह कहीं जॉब करने जाती हैं, घर छोड़ करके कहीं पढ़ाई करने जाती है, तब भी उस बच्ची में इतनी समझदारी आ जाती है कि वह अपने समस्या का समाधान भी कर लेती है, और वो फूंक करके कदम रखती हैं, और जो आमतौर पर जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का समाधान भी वो एक हद तक स्वयं कर लेती है। इतनी समझ उनकी आ जाती है। इसलिए कन्या कौशल शिविर को नारी जागरण शिविर का या नारी जागरण आंदोलन का पूर्वार्ध कहा जाना चाहिए, और निश्चित रूप से पूर्वार्ध है, क्योंकि कन्या कौशल शिविर के माध्यम से जो एक पूर्ण परिपक्व नारी के रूप में रूपांतरित हो जाती है, एक महिला के रूप में, उसका जो आरंभ है, या उसका एक जो श्री गणेश है, वो इसी अवस्था में होता है। इसलिए नारी जागरण को यदि हम ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं, यदि शिखर पर ले जाना चाहते हैं,
तो निश्चित रूप से उसकी शुरुआत करने के लिए यही एक उम्र है, और इस उम्र को छोड़ना नहीं चाहिए। ये ऐसा ही है कि यदि हमने इस उम्र को की बच्चियों को छोड़ दिया मतलब वो हमारे हाथ से निकल गई, और फिर वो न जाने फिर कब उनके जीवन में सवेरा आएगा, कब उनका प्रारब्ध जागेगा, तब कब क्या होगा, ये फिर भगवान भरोसे। वैसे तो भगवान भरोसे सब होता है, लेकिन हमारी ओर से प्रयास किया जाना चाहिए। और शायद यही कारण है कि भी हमारी आदरणीय दीदी आदर्श दीदी आई थी, आप सबको ज्ञात होगा कि शांति कुंज की ओर से एक समय में जब गुरुदेव माता जी आरंभिक काल की स्थिति है, उसके बारे में सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। उसमें कहा जाता है कि कन्याओं का शिविर लगता था और कन्याओं की टोलियां निकलती थी, और जिस कन्या कौशल शिविर के बारे में आज धूम मची हुई है और आज हम लोग जो बातें करते हैं, वो प्रथम कन्या कौशल शिविर परम पूज्य गुरुदेव वृंदावन जी ने उस काल में लगाया। कारण उसका वही था कि छोटी छोटी बच्चियों को लेकर के जो उनको जप करना ना सिखाते थे, यज्ञ कराते थे, उनको उस सांचे में ढालने का काम किया गया। उसके पीछे क्या कारण था? कारण यही था। तो हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, उसी विधा पर पुनर्विचार करके उसको फिर से सशक्त बनने और बनाने के लिए पुनः पुनः प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी बहनों का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि इसको छोटा ना समझे, इसको पुराना भी ना समझे, इसको नया भी ना समझे। ये बहुत जिम्मेदारी का काम है और बहुत अनिवार्य काम है, ये समझा जाना चाहिए। दूसरा फायदा इसका ये है कि हम अभी कार्यकर्ता बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, और जो कार्यकर्ता बहनें यहाँ बैठी हैं, तो भी कार्यकर्ता बहनें इस विधा में जब दक्ष होंगी तो निश्चित रूप से कई गुना अधिक ताकत से काम करेंगी, अपने साथ कईयों को उस ओर ले जाएंगी निश्चित रूप से। इससे हमारा गायत्री परिवार में जो एक दक्षता का जो वजन होना चाहिए वही बढ़ेगा, और हमारे भाई भी इसमें शामिल हो सकते हैं, हुए हैं, बहनें भी शामिल हो सकती हैं। और इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब जानते हैं पिछले वर्ष से छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा बैगलेस डे घोषित करके स्कूल में हमारे लिए एक नया अवसर मिला है। ये एक तरह से भगवान का उपहार कहना चाहिए, और इस दृष्टि से भी हमारे पास एक बड़ा अवसर है। उस अवसर को किस प्रकार से हम अ, उसके लिए दक्षता चाहिए, तो ये दक्षता आनी चाहिए, इस दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। इसलिए इस प्रशिक्षण पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगी सभी बहनों से कि दीदी आप सबका स्वागत है और आप इसी दृष्टिकोण से समझें। तो आज प्रथम दिन है, और कन्या कौशल शिविर का जो सैद्धांतिक स्वरूप होता है वो क्या होता है, या ये कह लीजिए कि इसमें पाठ्यक्रम क्या होगा, पाठ्यक्रम के अलावा फिर उसको आप कैसे कब कौन सा पाठ्यक्रम लागू करेंगे, कितने तरह से कन्या कौशल शिविर को आप आयोजित कर सकते हैं। ये सब अलग अलग बातें हैं, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग व्यवस्थाओं में, सुविधाओं में किस प्रकार से हम उसको करेंगे। तो ये एक बात। दूसरी बात इसके साथ में एक चीज और है, आपसे निवेदन करना चाहूंगी और विचार करने के लिए निवेदन करूंगी आपसे। मैं अभी काम कर रहे हैं, स्कूल में जाती हमारी बहनें या कहीं पर भी कन्या कौशल शिविर जब लगाती हैं, तो बहनों से ही बातचीत करके समझ में आती बात कि जो दिमाग में रहता है वो हम करके आ जाते हैं। कहीं पर 1 घंटे का समय मिला, कहीं पर एक पीरियड मतलब 40 से 45 मिनट का समय मिलता है, और उतने समय में जो कुछ भी संभव हो पाता है या हमारी जो तैयारी होती है, आरंभिक तैयारी, वो हम वहां करके आ जाते हैं। दूसरी बार हम वहां जाएंगे कि नहीं और कब जाएंगे क्या करेंगे, इसके संबंध में हमारी कोई स्पष्ट योजना नहीं होती है। तो अब हम सुनियोजित तरीके से कुछ ऐसा करें जिससे कि क्या हो, ऐसा कुछ आउटपुट मिले, उसका ऐसा कुछ परिणाम मिले कि उस परिणाम के आधार पर हम हमारा जो उद्देश्य वो उद्देश्य पूरा होता हो, तब बात बनेगी। अन्यथा फिर हम जहाँ के तहाँ रहेंगे, केवल भागदौड़ ही मचा पाएंगे। हम भागदौड़ करेंगे, समय देंगे, मेहनत भी करेंगे, लेकिन जो परिणाम मिलना चाहिए, वो परिणाम मूलक जो प्रयास हम यदि नहीं करते हैं या उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है, तो फिर हम घाटे में ही हैं, समझ लीजिए। तो ये ना हो, उसके लिए हम योजनाबद्ध तरीके से चलें, अपनी टीम को भी व्यवस्थित बनाएं, अपनी तैयारी भी व्यवस्थित कर लें। हमारे पास कितना समय है
कितना अवसर है, कितनी सुविधा है, हमारे पास क्या व्यवस्था है, उन सबको ध्यान में रख करके ऐसी एक सुंदर योजना बना लें कि कम समय में ही हमें ज्यादा से ज्यादा उसका परिणाम मिल जाए। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख करके इस कन्या कौशल शिविर के इस नेटवर्क समस्या है यहाँ तक। दीदी लेफ्ट भी है, ज्वाइन हो रही है तुरंत। ज्वाइन हो रही है। तो बात हो रही जी। थी कि किस प्रकार से हमारा ये कन्या कौशल शिविर का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या रहेगा। तो उद्देश्य में यही बात सबसे पहली है। अब इसके तो पहली बात कि किशोरियों ने युवकों के पूरे सभी प्रकार के समग्र विकास के लिए प्रयास करना है। और दूसरी बात, उनको सभी क्षेत्रों में जागरूक करते हुए उनके भावी नव निर्माण के लिए एक ऐसा वातावरण बनाना है जिससे कि वो स्वयं जागरूक होकर के अपना काम स्वयं कर सके। दूसरी बात तीसरी बात इसके साथ में ये है, भौतिक जीवन में अनेक प्रकार की बच्चियों के सामने समस्याएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं। और ये चुनौतियां जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो बच्चियां कहीं घुटने टेक जाएं, कहीं भटक जाएं। तो वो भटकने से बच जाएं, इनके प्रति उनको सतर्क करना, जागरूक करना। और एक आज के परिवेश में एक बड़ी कमी ये हो गई है कि नारी जीवन कितना महान है, और सृष्टा के द्वारा दिया हुआ मानव के जीवन में नारी बनाना, नारी तन, नारी मन को पाना, या नारी का जीवन पाना, ये अपने आप में कितना सौभाग्यशाली है। आज की तिथि में तो पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि नवयुग निर्माण करने के लिए उनको नेतृत्व करने का दायित्व नारी को दिया है। तो नारी जीवन कितना महान, मानव जीवन हमारा कितना महान है, कितना गरिमामय है, कितना गौरवशाली है। तो इसका परिचय उनको नहीं है, इसके बारे में जानकारी उसको नहीं है। तो ये जानकारी उनको कराना। और इसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है, युवतियों का संगठन बनाना, ये भी हमारा उद्देश्य है। आप सोचेंगे उनका संगठन कैसे? तो संगठन ऐसे कि जहां हम क्लास लेने जाएंगे, वहां पर उन बच्चियों को क्लास लेकर के छोड़ नहीं देंगे, बल्कि उनका एक सशक्त संगठन भी बने। इस तरीके से भी हमारा ये एक प्रयास होता रहेगा। चाहे हम एक दिवसीय शिविर अपने शक्तिपीठ में लगाएं, चाहे आवासीय शिविर लगाएं। अभी तक आपको ये ज्ञात होगा कि जो आवासीय शिविर होते हैं, 3 दिवसीय, 5 दिवसीय, 6 दिवसीय, उन वहां वहीं पर केवल संगठन बनता है। नहीं, वहां तो संगठन बनता ही है निश्चित रूप से, लेकिन इसके अलावा भी यदि नियमित क्रम में हम किसी विद्यालय में जाते हैं, या हम बच्चियों को लेकर शक्तिपीठ में भी दिन भर का, एक दिन का, एक दिवसीय शिविर लगाते हैं, तभी भी उनका संगठन बन सकता है। उनका संगठन बनाना, संगठन बनेगा कहने का मतलब ये है कि वो हमेशा हमारे संपर्क में बने रहेंगे। और जो संपर्क में बने रहेंगे, उन्हीं के भीतर में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है। परिवर्तन के प्रति आप उनको कुछ सिखा पढ़ा सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं। एक बार केवल उनको कुछ सिखा पढ़ा दिया, उनसे संपर्क में आए, उसके पश्चात फिर संपर्क टूट गया, तो वो बात नहीं बन पाती। तो युवतियों का संगठन बनाना, ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। और ये जो हमारा ऑनलाइन प्रशिक्षण है, उसका उद्देश्य तो आप समझ ही रहे हैं कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता बहनें हैं, उनको भगवान की ओर से, हमारे गुरुदेव की ओर से ये जो गुरुत्तर दायित्व सौंपा गया है। कौन सा गुरुत्तर दायित्व? नवयुग निर्माण के लिए उनको एक
जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें उनको नेतृत्व करना है, और नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ते हुए सब पूरे समाज को, परिवार को, राष्ट्र को, सबको नेतृत्व देना है और उस दिशा में आगे बढ़ना है, तो उसमें वो सक्षम होगी तभी तो कुछ कर सकती है। तो वो सक्षम हो, तो सक्षम तब बनेगी, पहले तो वो सचेत होगी, पहले जागे, तो पहले समझे कि मेरी ये जिम्मेदारी है। वो घर में ही अपना बाल बच्चे में और अपने घर गृहस्थी में और केवल भोजन बनाने तक यदि वो कहेगी कि मेरी इतनी जिम्मेदारी है, तब तो फिर बड़ी गड़बड़ बात है। तो वो पहले जागरूक हो, सचेत हो कि मेरी जवाबदारी आगे भी है, युग निर्माण के प्रति मेरी जवाबदारी है, भगवान गुरुदेव के प्रति मेरी जवाबदारी है, और तब वो जागेगी तो सक्षम बनेगी। तो सक्षम बनाना, उनको अपने विषय में प्रशिक्षित करना, उनको विषय का विशेषज्ञ बनाना, उनकी झिझक को, संकोच को तोड़ करके उनको समाज में, सामाजिक मंच पर उनको खड़े करना, उस दृष्टिकोण से तो ये ऑनलाइन प्रशिक्षण का उद्देश्य है। तो बहनों भाइयों, इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में जो आज अभी जो हम लोग आरंभ कर रहे हैं कन्या कौशल शिविर का, उसमें देखते हैं पहले कि कन्या कौशल शिविर का स्वरूप क्या क्या होता है, हो सकता है। कन्या कौशल शिविर के स्वरूप के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मोटी मोटी बात, एक है विद्यालय में, मतलब जो कार्य दिवस वर्किंग डे होता है विद्यालय का या महाविद्यालय का, वर्किंग डे में एक तो वो शिविर हो सकता है, और दूसरा कि किसी वर्किंग डे में विद्यालय महाविद्यालय में ना, बल्कि रविवार के दिन या शासकीय अवकाश के दिन परिसर विद्यालय का हो सकता है यदि वो जगह देते हैं तो, या महाविद्यालय में यदि वो जगह देते हैं तो हो सकता है, शक्तिपीठ में भी हो सकता है, किसी धर्मशाला में भी हो सकता है, जहां कहीं भी सुविधा बनेगी, हमें स्थान दिया जाएगा तो वहां हो सकता है। लेकिन ये जो है वो रविवार या शासकीय अवकाश के दिन होगा। तो दोनों में विशेष अंतर क्या है? समय का विशेष अंतर रहता है। जो रविवार या शासकीय अवकाश के दिन हम आयोजित करते हैं कन्या कौशल शिविर, वो दिन भर का समय हम ले सकते हैं, 4 घंटे 5 घंटे, लगभग लगभग 5 घंटे का लेते हैं, लगभग लगभग। प्रातः काल 9 बजे से आरंभ हो जाता है और शाम को 5 बजे तक चलता है। और यदि हम विद्यालय में जाते हैं कार्य दिवस में, तो वहां का जो वर्किंग आवर्स है, दिन भर का जो समय है, और उसमें भी पूरा समय नहीं मिल पाता, जो वहाँ विद्यालय प्रबंधन होता है, महाविद्यालय प्रबंधन होता है, और उन्होंने जितना समय आपको दिया है, जिसके लिए उन्होंने अनुमति दी है, सहमति दी है, वो 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, 4 घंटा भी हो सकता है। तो उस आधार पर शिविर को संपन्न करना होता है। तो दोनों के समय में अंतर है। अब चूंकि समय में अंतर है, तो समय के अनुसार फिर पाठ्यक्रम को भी उसी तरीके से फिर नियोजित करना पड़ता है, उसका समायोजन करना पड़ता है कि क्या करें, कितना करें, कितनी देर तक करें, कितने लेक्चर करें, ये सब अंतर पड़ जाता है। तो शिविर का ये जो 2 स्वरूप है वो बताता है कि हम किस तरह का शिविर कर रहे हैं। अब जब विद्यालय में जाएंगे आप, विद्यालय में सबसे पहला जो था, विद्यालय में कार्य दिवस पर जो होता है, तो 4 से 5 घंटे की समय अवधि अगर देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अक्सर ऐसा होता है, यदि मान लीजिए वहाँ के विद्यालयीन शिक्षक या वहाँ के प्राचार्य, विशेष रूप से प्राचार्य, यदि वो समझदार हैं या हमारे पुराने परिचित हैं, बहुत से हमारे गायत्री परिवार के भी प्राचार्य हैं जो विभिन्न विद्यालयों में पोस्टिंग है उनकी, और वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि क्या कन्या कौशल शिविर होता है, और बहनों को, बेटियों को, लड़कियों को गढ़ना कितना कीमती बात है, ये कितनी कितनी कीमती चीज है। और जब ये यदि सक्षम बन जाएंगी या इनको समझदारी आएगी, तो ये 2 कुलों को उद्धार करने में सक्षम हो जाएंगी और पूरा समाज हमारा बहुत शानदार बन जाएगा। अगर ऐसे प्राचार्य कहीं पर हैं, तो कोशिश ये की जाए कि उनको पूरा टाइम मांगा जाए 1 दिवसीय कन्या कौशल शिविर के लिए, 4 से 5 घंटे उनको पूरा समय मांगा जाए। इसमें किसी तरीके से ज्यादा हम ये प्रयास करेंगे कि उनको ज्यादा से ज्यादा विषय दे करके बच्चियों को हम कुछ ज्यादा सिखा पढ़ा सके। नहीं तो 2 घंटे का समय है, 2 घंटे का समय मिलता है तो भी वहां पर आप 3 विषय लगभग लगभग दे सकते हैं। 3 विषय में तो ज्यादा नहीं हो पाएगा, दो दो विषय तो दे ही सकते हैं, 2 विषय और कुछ उनको छोटी मोटी वीडियो दिखा सकते हैं, आपस की अनौपचारिक बातें कर सकते हैं। ये विद्यालय में कार्य दिवस पर 2 घंटे का भी यदि समय मिलता है और नियमित क्रम से मिलता है तो फिर बात दूसरी बनेगी। अगर 1 घंटे का समय मिलता है तो 1 घंटे की समय अवधि को हम फिर कन्या कौशल शिविर नहीं कह सकते, ये मान लिया जाए
कि उनको किसी विषय को लेकर केवल जागरूक करने के लिए हम गए हैं। जैसे विद्यालय आधारित व्याख्यान होता है, आपको ध्यान होगा कि पिछला प्रशिक्षण जो था उसमें 6 दिन तक लगभग लगातार, या 8 दिन, मुझे ध्यान आ रहा है, लगातार विद्यालय आधारित व्याख्यान पर प्रशिक्षण था। और उसमें एक प्रशिक्षण लगभग आधा घंटे, एक विषय लगभग आधा घंटे का रखा था। ये इसी प्रकार की चीज हो जाएगी अगर 1 घंटे के समय अवधि में आप संपन्न करते हैं तो वो प्रशिक्षण जो है वो, मतलब शिविर जो है, शिविर का स्वरूप तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं से बहुत कुछ हासिल आ सकता है। ये है कि वो नियमित क्रम में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये देखना होगा। और तीसरा एक प्रकार है नियमित तरीके से। नियमित तरीके से मतलब सप्ताह में 1 दिन हमें मिल रहा है और 2 घंटे का मिल रहा है, या 15 दिन में 1 दिन हमें समय मिला और वो 2 घंटे का मिला, तो फिर उस तरीके से हम उसको डिजाइन करेंगे, नियोजित करेंगे कि हम सप्ताह में 1 दिन 2 घंटे के लिए, या 15 दिन में 1 दिन 2 घंटे के लिए नियमित क्रम में उस स्कूल में या महाविद्यालय में जा रहे हैं क्या, मतलब उन बच्चियों के बीच जा रहे हैं क्या। स्कूल कहने का मतलब, महाविद्यालय कहने का मतलब बच्चियां, उन बच्चियों को जिसको हमने पिछली बार अपने सामने बिठाया था, जिनके संपर्क में थे, वही बच्चियां, वही कन्याएं सेकंड टाइम जब हम जाएंगे, दूसरी बार जाएंगे, तब भी वही रहनी चाहिए, तब वो कहलाएगा। अन्यथा नया पुराना हो जाएगा। पहली बार दूसरी बच्चों के बीच में अपना विषय रख करके आए और अगली बार दूसरे विषय में दूसरी बच्चों के बीच में विषय रख करके आएंगे, तो ये तो नए हो जाएंगे, तो वो बात नहीं बनेगी। तो इसका मतलब यह है कि हमें यह भी निश्चित करना पड़ेगा कि जिन बच्चियों से हम संपर्क करने के लिए पहली बार गए हैं, हम उनका रिकॉर्ड रख लें, उनके नाम इत्यादि नोट करके रख लें, कौन सी क्लास की बच्चियां हैं, क्या है, कैसी हैं। तो ये विद्यालय के में कार्य दिवस के दिन हम जो कार्यक्रम करेंगे उसका ये स्वरूप हो सकता है। अब प्रश्न आता है पाठ्यक्रम का। पाठ्यक्रम कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे। तो आप ध्यान दिया होगा मेरे ख्याल से, आप सभी बहनों के पास ये जो कन्या कौशल शिविर, आप साइड में देखिए, मेरे हाथ में है, ये किताब है कन्या कौशल शिविर कार्यकर्ता मार्गदर्शिका। आपने देखा इसको? ये मार्गदर्शिका जिनके पास भी होगी वे देखेंगे इस मार्गदर्शिका में 1 दिन 5 दिन से शुरू हो रहा है, मतलब इसकी समय सारणी कि 5 दिवसीय आवासीय कन्या कौशल शिविर की समय सारणी है पूरे 5 दिन का। उसके पश्चात 3 दिवसीय आवासीय कन्या कौशल शिविर की समय सारणी, फिर 2 दिन की और फिर 1 दिन की। इस प्रकार से ये कन्या कौशल शिविर संपन्न करने के लिए पेज नंबर 121, 122, 123, ये 3 दीदी आ रही हैं और स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। पाठ्यक्रम हमारी जी पाठ्यक्रम से संबंधित विषय हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। तो पाठ्यक्रम के संबंध में बात थी कि 3 दिवसीय 5 दिवसीय कन्या कौशल शिविर में जितने भी विषय होते हैं, जो कि 121 से लेकर के 123 नंबर पेज, पेज नंबर 121 से 123 नंबर पेज, जो मार्गदर्शिका है आपकी, उस मार्गदर्शिका में इसका उल्लेख है, कन्या कौशल शिविर कार्यकर्ता मार्गदर्शिका। मैंने भी मार्गदर्शिका आपको दिखाया, तो उसमें आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम को। लेकिन उसमें कुछ ऐसे विषय जुड़े हुए नहीं है जो आज की परिस्थितियों के हिसाब से जो विचारणीय है, उनका विचार करते हुए कुछ नए विषय को जोड़ा गया है।
और उन विषयों में क्या क्या है उन सबको समग्रता देते हुए देखिए, परिष्कृत व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र एक हो गया, स्वास्थ्य रक्षा के सरल और व्यवहारिक सूत्र ये 2 हो गया, नारी स्वास्थ्य, आदर्श दिनचर्या, ब्रह्मचर्य साधना, जीवनी शक्ति संरक्षण, इसको ब्रह्मचर्य साधना भी कहते हैं। यहाँ पर एक है सफलता की कुंजी, सफलता के सूत्र जिसको कहते हैं सफलता की कुंजी, समय प्रबंधन और आदर्श दिनचर्या, जो भी आपको देखने को मिलेगा इस प्रशिक्षण में। कन्या जीवन में क्या तनाव आते हैं, क्या उनकी समस्याएं होती हैं, उनके कारण क्या है, उनके निवारण क्या है, एक विषय ये आता है। गर्भ संस्कार की वैज्ञानिकता क्या है, अवगणित संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत हम बहनों के बीच में करते हैं, उसको हम यहाँ कन्याओं के बीच में करेंगे। तो कन्याओं के बीच में करेंगे जो वो कैसे करेंगे। फिर गायत्री का महाविज्ञान एक विषय, 21वीं सदी नारी सदी, जिसको हम नारी सशक्तिकरण भी कह सकते हैं, एक विषय ये है। जीवन लक्ष्य और कौन हो हमारे आदर्श, ये भी आपको सुनने को मिलेगा इस प्रशिक्षण के तहत। फिर सौंदर्य बोध बनाम फैशन, ये बहुत अधिक आज का ये ज्वलंत विषय है ये, तो ये किताब में भी है, किसी दूसरे नाम से है। फिर संगति कैसे और किससे करें, संगति सब सब करते ही हैं। और सफलता की कुंजी समय प्रबंधन, आदर्श दिनचर्या पहले ही आ चुका है। इसके अलावा भी विषय हैं, कर्मफल का सिद्धांत है, आदर्श परिवार निर्माण में नारी की भूमिका, सोशल मीडिया और इंटरनेट एडिक्शन, अभी जो मैंने कहा आजकल अधिकांश हमारी बच्चियां क्या बड़े क्या सभी जो है वो सोशल मीडिया के बिना तो जीवन थम जाएगा, ये तो निश्चित बात है। लेकिन इसकी उपयोगिता कितनी है ये भी सब जानते हैं, बावजूद इसके इसका दुरुपयोग इतना अधिक होता है, जिससे कि सोशल मीडिया जो है वो इस तरीके से हमारे व्यक्ति के जीवन में और बहनों के जीवन में, मतलब हमारी कन्याओं के जीवन में इस उम्र में जो उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है, और उसका जो कुछ भी परिणाम निकल रहा है वो कैसा है। और एक इंटरनेट एडिक्शन, व्यसन रूप इसने ले लिया है इंटरनेट जो, तो हम उससे बचेंगे और उसका क्या दुष्परिणाम होता है और हम उसका सदुपयोग कैसे करेंगे, कैसे जागरूक हों, अपनी बच्चियों को कैसे जागरूक करेंगे, ये सब इसमें आएगा। फिर एक विषय है स्व सुरक्षा, मतलब बच्चियां अपने स्वयं की सुरक्षा करें, कैसे सुरक्षा करेंगी, तो उसमें दोनों बातें आती हैं, शारीरिक सुरक्षा भी है, शरीर संबंधी सुरक्षा, यदि किसी सिरफिरे ने उसका उस पर अटैक किया या किसी प्रकार से इस प्रकार की परिस्थिति आती है तो कैसे वो अपना ध्यान रखेगी, सतर्क जागरूक रहेगी, क्या स्टेप उठाएगी, ये भी है। और कानूनी सहायता, उसमें लड़कियां भी आती, महिलाएं भी आती हैं, तो हम जाने कि संविधान में ऐसी कौन कौन सी कानून है जिसकी सहायता से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, और जब ऐसी परेशानियों में हम फंसते हैं तो ऐसे एक प्रकार के कौन से ऐसे कानून हैं जिनकी सहायता लेकर के हम बच सकते हैं उससे और अपना अपना जीवन को बचा सकते हैं। आज बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, बच्चियां हैं, कम उम्र में विवाह हो जाता है, या बच्चियां हैं जो इस प्रकार से आते जाते रास्ते में किसी परेशानी की शिकार हो जाती हैं, अवांछनीय असामाजिक तत्व जो हैं वो उनकी शिकार हो जाती हैं और बहुत परेशान होती हैं। तो कानूनी सहायता क्या है, इनके बारे में जानकारी होना भी जरूरी है। तो ये स्व सुरक्षा का अंग है। और बहुत महत्वपूर्ण बात, भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है और वो सनातन संस्कृति है, तो उसकी क्या विशेषताएं हैं। और हम पहले हमारी जो भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति है, मतलब चली आ रही है, सबसे पुरानी, जो कहीं परिवर्तित नहीं होने वाली है, इसकी कितनी वैज्ञानिकता है। और इसकी वैज्ञानिकता इस हद तक है कि हम इसकी वैज्ञानिकता को समझ करके जब इसका पालन करते रहे आज तक, तो हमने क्या पाया। और जब उसकी ओर से हमने मुख मोड़ लिया, खासकर जो नई पीढ़ी की बच्चियां या नई पीढ़ी की जो नया पीढ़ी जो आ रही है, तो संस्कृति से दूर होने के परिणाम स्वरूप आज किस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते जा रहे हैं, और हमने कितनी हानि उठाई और अभी उठाने वाले हैं यदि ये हम अपने आप को भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति से दूर रखते हैं। तो हमारी चिंतन शैली, हमारी जीवन शैली, हमारी दिनचर्या, ये कैसे क्या है, इससे कैसे जुड़ी हुई है, तो इसके बारे में ज्ञान कराना होना बच्चियों को बहुत आवश्यक है, ये है। और 21वीं सदी में कन्याओं का नवनिर्माण कैसे हो, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य कहते हैं, उज्जवल भविष्य को लाने वाली और 21वीं सदी में नेतृत्व करने वाली नारी है, और कन्या से नारी बनेगी। तो कन्याओं का हम निर्माण अभी से करना आरंभ करेंगे तो कैसे करें, जिससे कि
वो एक समय आने पर उस रूप में आ जाए। प्लस इसके साथ में युग निर्माण योजना एक परिचय, हमारे सप्त आंदोलन कौन कौन से हैं, 7 आंदोलन हम जानते हैं। युग ऋषि का जीवन परिचय, परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वंदनीय माता जी युग ऋषि युग का जो जीवन परिचय है उसको जानना, और उन्होंने जो कुछ भी दिया है इस युग के युग निर्माण के लिए, जो कुछ उन्होंने दिया है, जो पाया है, हम जो भी हैं आज जो कर रहे हैं, और आगे युग निर्माण के लिए उनकी जो संकल्पना है, उसी आधार पर पूरा ये युग का निर्माण हो रहा है। सारा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक पूरा परिदृश्य जो दिखाई देता है वो उन्हीं की संकल्पना के अनुसार है। तो वो कौन है, तो उनका जीवन परिचय जानना। व्यक्तित्व निर्माण का सशक्त अवलंबन सदगुरु और दीक्षा संस्कार, ये विशेष बात है। ये फिर संस्कार निर्माण, ये अपने आप में जो प्रक्रिया है, और संस्कार निर्माण की जो संस्कार की परंपरा है, उस संस्कार परंपरा के बारे में बच्चियों को ज्ञान कराना। और युग निर्माण में कन्याओं की भूमिका, युग निर्माण योजना बहुत विराट और विशाल योजना है, और एक कन्या होने के नाते कन्यापन में, कन्या रहने की स्थिति में जब वो परिपक्व नहीं हो पाई है, तो क्या कन्या की स्थिति में भी वो कुछ काम कर सकती है, कुछ भूमिका है उसकी? जी हाँ, जरूर है। तो वो भूमिका क्या हो सकती है? ऐसी छोटी मोटी बातें इसके साथ जुड़ी हुई है, जिससे कि उसमें सेवा के संस्कार आ जाते हैं, मिशन के संस्कार उसमें बनाए जा सकते हैं। बिना गायत्री परिवार शब्द कहे, बिना मिशन कहे, बिना गायत्री परिवार कहे भी किस प्रकार से एक आम कन्या को हम युग निर्माण योजना के सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं या उसका हिस्सा बना सकते हैं, और उनकी भूमिका उसमें हो सकती है। कुल मिलाकर युग निर्माण मतलब समाज का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण। तो इस तरीके से ये इतने विषय हैं जो कन्या कौशल शिविर का के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। अब ये पूरे 5 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में जब भी करें, या टुकड़े टुकड़े में करने जाएंगे आप, कन्या कौशल शिविर संपन्न करेंगे तब भी ये हो सकता है, ये हो सकता है। देखना ये है कि हमारे पास उपलब्ध समय कितना है, हमारी उपलब्ध समयावधि, उसके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण, इसको हमें नियोजित करना होगा। अब विद्यालय में नियमित क्रम से जा रहे हैं आप 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, तो प्राथमिकता के आधार पर, प्राथमिकता क्रम में क्या है, तो प्राथमिकता क्रम में तो व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र हैं। आप 5 दिवसीय निकाल करके देखेंगे कन्या कौशल शिविर की समय सारिणी में 5 दिवसीय में, तो पेज नंबर जो 121 में जो दिया हुआ है, उसमें जो क्या कहना चाहिए, बल्कि ये उनके प्राथमिकता क्रम में जो दिया हुआ है आप वो दे सकते हैं। लेकिन जब आप विद्यालय में नियमित क्रम में 1 घंटे 2 घंटे के लिए जाएंगे, मतलब ये 1 दिवसीय हो गया, तो आप 1 दिवसीय शिविर को देखिए, 1 दिवसीय कन्या कौशल शिविर को देखिए। 1 दिवसीय कन्या कौशल शिविर में जिस क्रम से दिया हुआ है, या 2 दिवसीय में जिस क्रम से दिया हुआ है, वो हमारा क्रम होगा। इस तरीके से कभी भी कुछ भी उठा करके देने के बजाय, इस प्रकार से यदि हम नियोजित कर लें पाठ्यक्रम को समय के अनुसार, तो वो ज्यादा व्यवस्थित होगा। अनियमित स्वतंत्र तरीके से जब 1 या 2 घंटे के लिए कभी भी कहीं भी मिलता है, कभी स्कूल में चले गए, कभी उस स्कूल में चले गए, कभी इन बच्चों के बीच में बैठ गए, कभी उन के बीच में बैठ गए, मतलब दोबारा वहां पर जाएंगे नहीं जाएंगे उसका कोई मतलब निश्चित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए स्वतंत्र व्याख्यान है, तो आप इसी क्रम से ही उनको दे सकते हैं, या स्वतंत्रता पूर्वक कभी मणि के बारे में, कभी वेशभूषा के बारे में, छोटे छोटे विषय लेकर के भी दे सकते हैं, जो किशोर संस्कार शाला किताब के अंतर्गत आपको मिलेंगे पाठ्यक्रम में, वो भी आप दे सकते हैं। 1 दिवसीय शिविर जो 4 से 5 घंटे के लिए होंगी, तो जैसे कि मैंने आपसे निवेदन किया कि 1 दिवसीय कन्या कौशल शिविर का जो पाठ्यक्रम है वो आएगा उसमें, 4-5 घंटे का मतलब। 2 दिवसीय और 3 दिवसीय होगा, तो 2 दिवसीय 3 दिवसीय में जो समय सारणी दी हुई है आप उठा करके दे सकते हैं। ये है महत्वपूर्ण बात, ये कि हम इस प्रकार से जो आवासीय शिविर करते हैं वो भी, और 1 दिवसीय 2 दिवसीय भी करेंगे, 1 दिवसीय भी करेंगे, तब भी आप लगातार जिन बच्चियों के संपर्क में रहेंगे, स्वतंत्र रूप से आप 1 घंटे 2 घंटे के लिए भी जिस स्कूल में जाएंगे, और जिन बच्चियों के संपर्क में रहेंगे, उनमें से चमकदार चेहरों को आप ढूंढिए, तलाशिए, उनको अपने रिकॉर्ड में उनका नाम और नंबर रखिए, उन बच्चों से संपर्क करने की कोशिश कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उनको उसमें जोड़ लीजिए,
उनको बीच बीच में कुछ पोषण देते रहिए, विचार संबंधी, सद्वाक्य संबंधी, कुछ अच्छी बातों से संबंधित। तो ये संपर्क में बना रहने के परिणाम स्वरूप वो बच्चे जब आपसे घुल मिल जाएंगे या आपको पहचानने लगेंगे, तो निश्चित रूप से ये आगे एक महत्वपूर्ण भूमिका में आएंगी। ये बहुत संभावना इस बात की रहेगी और ये वास्तव में किया जा सकता है। तो उपलब्ध समय हमारे पास कितना है, पाठ्यक्रम क्या है, उन दोनों का आपस में समायोजन करके इस प्रकार से हम उसका निर्धारण कर सकते हैं। ये उपलब्ध समयावधि के अनुसार होगा। तो निवेदन यही है आप सभी बहनों से, भाइयों से, कि हम जब भी स्कूल में जाते हैं, कुछ काम करते हैं, तो इसमें ये देखा है। अब इसका एक संगठनात्मक उद्देश्य भी, अभी जो अंत में मैंने बात कहा, संगठनात्मक उद्देश्य क्या, शुरुआत में जैसे मैंने निवेदन किया, नारी जागरण का पूर्वार्ध है कन्या जागरण। कन्या जागरण के लिए हम कन्या कौशल शिविर लगाते हैं। अब हम कन्याओं से संपर्क भी करेंगे, समय भी देंगे, मेहनत भी करेंगे और जाएंगे, और केवल स्कूल की संख्या बढ़ेगी, क्लास की संख्या बढ़ेगी। हमने इतने इतने क्लास लिया, हम इतने स्कूलों में गए, हमने इतने लेक्चर किए, 50 लेक्चर किए, 150 लेक्चर किए, इससे कुछ हासिल नहीं आना है। इतना ही हासिल आएगा कि केवल वो, जैसे स्कूल में तो कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, कोई जादूगर भी आता है, कोई कपड़े बेचने वाला भी आता है, कोई अन्य संस्थाओं का व्यक्ति भी आता है, वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने जो भी उनके अपनी जानकारी देने के विषय होते होंगे उनकी जानकारियां देते। तो ये जानकारी केवल दे दिया और चले आए, बस ये बात हो गई। लेकिन उनको हृदय स्पर्शी बनाना, उनके हृदय में स्थान बनाना, यदि ये करना है तो निश्चित रूप से नियमित रूप से उनके संपर्क में बने रहना पड़ेगा। तो यहाँ मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो भी बहन भाई स्कूल में, विद्यालय में, महाविद्यालय में छात्राओं के संपर्क में जा रहे हैं या जाने का जिन्होंने एक लक्ष्य बनाया हुआ है, वो स्कूल को चयन कर लें, ऐसा स्कूल चयन कर ले जहां पर हमारी दाल गलती हो। भाई जो प्रिंसिपल हमारी बात सुनने को तैयार हो, हम उन स्कूलों को चयन कर लें, नियमित रूप से वहां पर जाने की बात रखें, जाएं, बच्चों को अपने रिकॉर्ड में रख लें, बिल्कुल ऐसे जैसे बाल संस्कारशाला हम नियमित रूप से चलाते हैं, और बच्चों से हम अच्छे तरीके से घुल मिल जाते हैं और वो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से हमें जानते हैं। हमारा उनके ऊपर प्रभाव ज्यादा होता है। जैसे स्कूल में एक क्लास टीचर होता है, तो क्लास टीचर के का प्रभाव बच्चों पर ज्यादा होता है, अन्य सब्जेक्ट पढ़ाने वालों का भी प्रभाव होता है, लेकिन उनकी तुलना में उनका कम होता है। तो इसी प्रकार से हम स्कूल को चयन कर लें, बच्चों को चयन कर लें, बच्चों को सेलेक्ट कर लें, क्लास को सेलेक्ट कर लें। इस प्रकार से जिन बच्चियों के संपर्क में बराबर हम बने रहेंगे, उन्हीं बच्चियों को हम आगे बढ़ाएंगे, उन्हीं का संगठन बन पाएगा। तो यहाँ जो दूसरा पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कि युवतियों का स्थानीय संगठन हेतु आरंभिक तैयारी करना, तो ये जो हमारा कन्या कौशल शिविर है, ये युवतियों का संगठन बनाने के लिए, जो कि ये आपके हाथ पैर बनेंगे बाद में, ये आपकी संपत्ति, आपकी पूंजी है, ये बच्चियां आपकी पूंजी बनेंगी। आपकी पूंजी कहने का मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से ना समझ लीजिएगा, पूंजी कहने का मतलब युग निर्माण की पूंजी है, ये राष्ट्र की पूंजी है, ये संपत्ति है, ये, क्योंकि यही निर्माण का काम आगे बढ़ाएंगे। तो संगठन के संबंध में भी जो आपसे निवेदन किया, यही मतलब कि आप बच्चियों का संगठन बनाएं। तो कैसे, तो जब ये सेशन खत्म होगा, समझ लीजिए कुछ 3-4 महीने का समय, ज्यादा समय तो बचा नहीं हमारा, जुलाई अगस्त सितंबर तो निकल गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, उसमें भी दिवाली दशहरा बने पड़ रहा है। तो बहुत जागरूकता पूर्वक ये देखिए कि हमारी क्लास लग सकती है, हम किसी स्कूल में जा सकते हैं, और फिर उन बच्चियों का संगठन बनाना है। उन बच्चियों का संगठन कैसे बनाएंगे, तो एक सरल तरीका है, बच्चियों का स्वाध्याय मंडल बना ले, युवती मंडल बना ले। स्वाध्याय मंडल बनाना सबसे अच्छी बात है, किताबें पढ़ने के लिए दे दिया कि आप पढ़े बच्चे, उनसे उनके बातें आप उनके सुनिए, कोई विषय दे दिया, बच्चे ने पढ़ लिया, अब उनको बोलिए कि आप इस विषय पर बेटा अपने वक्तव्य दीजिए या अपने विचार दीजिए। जब स्वाध्याय की क्लास होती है नारी जागरण शिविर में या युवा शिविर में या कन्या शिविर में, तो स्वाध्याय की क्लास में प्रैक्टिकल कराया जाता है। और प्रैक्टिकल क्या होता है, पीछे प्रैक्टिकल जो होता है वो ये होता है कि हम उन बच्चियों को किताब बांट देते हैं,
और उनको कुल 10 मिनट का केवल समय देते हैं। उनसे निवेदन करते हैं कि बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके बेटा 10 मिनट में आप चाहे 2 पेज पढ़ो, 1 पेज पढ़ो, पर ध्यान लगा करके पढ़ो, चाहे 4 पेज पढ़ो। और पढ़ने के पश्चात फिर आपने जो पढ़ा उसका सार 1 लाइन में, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में, जितना भी आप बोल सकते हैं आप बोलिए। तो अपने विचार को व्यक्त करती है, सार बातें लाती है। देखने में आता है कि एक को दे करके दूसरा, दूसरे को दे करके तीसरा, पूरी क्लास शिविर में, पूरी कक्षा में जितने बच्चियां बैठी रहती हैं, बच्चे बैठे रहते हैं, वो सब अपनी अपनी बातें माइक के सामने आकर के रखते हैं। ये क्या है? ये उनके भीतर के झिझक को, संकोच को दूर करना, ये भी हो गया। और स्वाध्याय मंडल ऐसी बच्चों को मिला करके बनता है, और वो निश्चित रूप से वो बच्चे जो है वो आपके स्थायी बच्चे बन जाएंगे। तो विद्यालय में व्याख्यान के द्वारा युवतियों को, छात्राओं को स्वाध्याय मंडल में जोड़ना, स्वाध्याय मंडल बनाना, उनका एक संगठित कर देना, उनका युवा मंडल बनाना। और अगली बात, जब भी आप क्लास लेने के लिए जाएंगे, नियमित क्रम में जाएं, अनियमित क्रम में जाएं, 1 दिन के लिए जाएं, कभी भी जाएं, छात्राओं को 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए जो आवासीय शिविर लगता है, तो आवासीय शिविर के बारे में जरूर बताएं। उन्हें ये कहें कि ये ट्रेलर है केवल, और आगे समय आएगा तो 3 दिवसीय, 5 दिवसीय आवासीय शिविर में आपको जरूर हम ले जाएंगे। कितने लोग जाने को तैयार हैं? मैं अनुभव से कह रही हूँ, और आपको भी बहुत सारी बहनों का अनुभव है इस बात का, कि ऐसे बच्चों और बच्चियों में से अधिकांश लोग आवासीय शिविर में आने के लिए तैयार हो जाते हैं, और बाद में उनको आवासीय शिविर के लिए पंजीकृत किया जाता है, और उनसे दूसरा फायदा मिलता है उससे। हम यदि शक्तिपीठों में नहीं लगा पा रहे हैं शिविर, जो 1 दिवसीय शिविर होता है, तो उसके लिए भी हम तैयारी कर सकते हैं। स्कूल में जब जाएंगे तो वर्किंग डे में जाएंगे हम। लेकिन जितने स्कूलों में हम वर्किंग डे में 1 घंटे 2 घंटे के लिए जाते हैं, वहां उन बच्चियों से कह सकते हैं कि बेटा अगले महीने शक्तिपीठ में 1 दिवसीय कन्या शिविर है, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें, अमुक 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 प्रकार की बातें बताई जाएंगी विस्तार से, और वो उनके पसंद का हो। आज के इस जो पाठ्यक्रम में जो बताया गया, जो यहाँ लिखा हुआ था, उसे बहुत सारे विषय छूटे हुए हैं। वो ऐसे विषय छूटे हुए हैं जो पुराने विषय, जो आप जानती हैं, और आप जब ये समय सारिणी देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा। जैसे करियर के बारे में नहीं है, करियर के बारे में बता सकते हैं हम। बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि वो क्या होती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कैसे करें, वो हो सकता है। वो सारे विषय हैं हमारे पहले से, जिसके बारे में आप बखूबी जानते समझते हैं। तो इन सारे विषयों का हवाला देते हुए शक्तिपीठों में 1 दिवसीय कन्या कौशल शिविर के लिए भी बच्चों को तैयार करना, ये हमारा उद्देश्य है। और ये सब हमारे संगठन को मजबूत बनाने वाले उद्देश्य है, और कहीं ना कहीं हमारे संगठन से बल मिलता है। तो मैं समझती हूँ कि इन सारी बातों को आप भली भांति समझ पाए होंगे, और निश्चित रूप से इस आधार पर जब आप क्लास लेने के लिए जाएंगे तो आ, आप एक बल भी मिलेगा, आपका आत्मविश्वास जागेगा। और आत्मविश्वास जब जागता है हमारा, तो हमारी बहनें ज्यादा सक्षमता पूर्वक, भाई सक्षमता पूर्वक ये काम कर सकते हैं। कहीं कहीं पर ये स्थिति है कि बहनें ज्यादा, उनकी संख्या कम है, या है तो अभी सीखी पड़ी नहीं है, कोई बात नहीं। हम वहां पर ये कर सकते हैं कि जो उपलब्ध हमारे भाई हैं, उन भाइयों का भी हम सहयोग ले सकते हैं। भाइयों का सहयोग ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो भाई लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। कुछ ही ऐसे विषय हैं, सीक्रेट विषय कह सकते हैं, जिसको केवल बहनों को लेना जरूरी होता है। ब्रह्मचर्य साधना वाली क्लास होती है, या कुछ ऐसे फैशन वैशन की बातें होती है, जो पुरुषों के द्वारा, भाइयों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर ऑड लगता है। ठीक है, उन विषयों को बहनें लेंगी। यदि बहनों की संख्या पर्याप्त है तो बहन लोग लें, अति उत्तम। लेकिन यदि बहनों की संख्या पर्याप्त नहीं है, या उनको भी संभलने में समय लग रहा है, तो निश्चित रूप से वहां पर भाइयों को आप सहयोग ले सकते हैं। भाइयों का नेतृत्व आप कीजिए। नारी जागरण का ये काम है, इसलिए नेतृत्व आपको करना है, और भाई लोग उसमें अवश्य सहयोग करेंगे, और बहुत शानदार सहयोग भाइयों का मिलता है हम सबको। आप सबका ये अनुभव होगा। तो इस तरीके से आज की बात इस विषय में, जो पाठ्यक्रम से संबंधित विषय है, जो कहना चाहिए कि स्वरूप है, कन्या कौशल शिविर का स्वरूप कहाँ पर हो, कैसे हो, ये जो स्वरूप है उसके संबंध में ये इतनी बातें जो है ये हृदयंगम आपने किया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बात, अब इसके साथ में जुड़ी हुई बात जो है, मैं उस ओर आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी संक्षिप्त में, कि
नारी जीवन जो है एक परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है, तब हम उसको कहते हैं नारी। और नारी कौन सी अच्छी है? तो आप जिन नारियों के प्रति आकर्षित होते हैं, या कहना चाहिए कि ऐसी नारी जिनका मार्गदर्शन पा करके, जिनका व्यवहार, जिनके आचरण, जिनका नेतृत्व, या जिनकी सेवा, जिनका स्वभाव, इन सब के आधार पर जो बहन, जो नारी समाज में, परिवार में अपना एक स्थान बनाती है, अपने रिश्तेदारों के बीच में एक स्थान बनाती है, और उनकी वाहवाही करते हैं लोग और कहते हैं कि वाह बेटी हो तो ऐसी, वाह बहू हो तो ऐसी, शिक्षिका हो तो ऐसी, तो इस रूप में प्रतिष्ठित होने से पहले एक लंबा समय गुजरता है। और उसका आरंभ होता है लड़कियों से, छोटी बालिकाओं से, और उनकी प्रैक्टिस, उनका अभ्यास जो है वो कन्या जीवन में ही किया जाता है, कराया जाता है। हमारे आपके घर में जो बेटियां हैं, आप देखिए उन बेटियों को हम कैसे पालते हैं, क्या समझाइश देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं। उनको केवल स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाते भर नहीं है, केवल उनकी फीस जमा करना, उनको उनके जितनी भी जरूरत की चीजें हैं सामग्री के रूप में वो पूरा करना, केवल इतना ही नहीं रहता है, बहुत सारी बातें रहती है। और उनको एक अभ्यास कराया जाता है जिसके आधार पर वो बच्ची उसी सांचे में ढले, और ढल करके परिपक्व अवस्था में जब पहुंचे तो ऐसी शानदार नारी के रूप में वो परिवर्तित हो जाए कि लोग देखें तो उनके नेतृत्व को स्वीकारें, उनको साधुवाद दें, और सोचें, मन में विचारें कि काश मेरे घर में ऐसी बेटी होती, मेरी बहू ऐसी होती, मेरी शिक्षिका ऐसी होती, मेरे समाज में इसी प्रकार की कोई। मैंने अभी एक उसमें देखा था, यूट्यूब में देखा था, एक आईएएस ऑफिसर है, और ये आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की, और रामायण के संबंध में इतना शानदार, हाँ वहाँ अयोध्या गई हुई थी, और अयोध्या में उन्होंने अपना जो वक्तव्य दिया, संत पुरुष जो वहां पर थे उनके बीच में उनको इनवाइट किया गया था, उन्हें जो इतना शानदार अपना वक्तव्य दिया, इतना शानदार दिया, आप उसको देखेंगे, अनमेरिड है वो, आप सुनेंगे तो बाग बाग हो जाएंगे। तो ये एकाएक नहीं होता है, ये अपने परिवार के पारिवारिक परिवेश में, अपनी शिक्षिकाओं से मिल करके, अपनी माता पिता को देख करके, अपने घर में जो बुआ है, चाची है, मामी, भाभी है, दीदी है, भौजाई है, भाभी, इन सब के सहयोग से ये बनती है, परिवार के परिवेश में बनती है, विद्यालय के परिवेश में बनती है, और अब तो अपना फ्रेंड सर्किल होने लगा है। तो वो उनके अपने मित्रों के, अपनी सहपाठियों के, अपनी सहयोगियों के, उन सबके संपर्क में रह करके जो कुछ भी सीखती हैं, जो ग्रहण करती हैं, उसके अनुसार ढलती हैं। तो स्थिति ये है कि परिवार में कितना भी अच्छा आप उनको सिखा लीजिए, लेकिन जब बाहर परिवेश में जब वो निकलेगी तब वहां का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा, और घर में जो दी हुई शिक्षा हो वो धू धू करके चली जाएगी। इन्हीं सारी बातों का ध्यान में रख करके उनको संगति के संबंध में, मीडिया के संबंध में, इंटरनेट के संबंध में, और तमाम सारे विषयों के संबंध में उनको जागरूक करने की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। केवल पूजा पाठ सिखा करके, तप जप सिखा करके बात नहीं बनने वाली है। अब इतने भर से वो एक सुगढ़ नारी नहीं बनने वाली है, नवयुग का नेतृत्व नहीं कर सकती केवल इतने भर से, इसके लिए बहुत कुछ चाहिए। इन्हीं सारी बातों का ध्यान रख करके हमें कन्या कौशल शिविर आयोजित करना है, चाहे टुकड़े टुकड़े में स्कूल में जा करके, जहां कहीं भी बच्चियां मिलें, आप रिश्तेदारों के बीच में बच्चियों को बिठा करके उनको इन सब की समझाइश दें, और आप सिद्धहस्त हों, उन विषयों में आप सिद्धहस्त हों। बहनें सब कर सकती हैं। बहनें बेटियों से बात नहीं कर सकती क्या? बहुत आसानी से बात कर सकती, बहुत आसानी से। हर माँ अपनी बेटी से बात कर सकती है, और किसी की भी बेटी से बात कर सकती है, वो हर बेटी अपनी, हमारी अपनी बेटी है। तो ये महत्वपूर्ण विषय आज का रहा, और मैं समझती हूँ काफी कुछ इसमें आपको क्लियर हुआ होगा। यदि इसमें कुछ कमी हो, या आप इसके संबंध में कुछ और कहना चाहती हो, या कुछ प्रश्न करना चाहती हैं, हमारी जितनी बहनें हैं तो कर सकते हैं। मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करती हूँ। दीदी, आप सबको प्रणाम, आप लोगों ने इसमें रुचि ली, और जितनी बहनें हमारी जुड़ी हुई हैं, और जो कुछ भी आपने सुना उसको धैर्य के साथ में, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जी, अब बहुत इसके बहुत पश्चात धन्यवाद। कोई प्रश्न होगा तो, या कोई बात अपनी कहनी होगी तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं।
सभी बहनों से निवेदन कि आज की जितनी भी बात हुई है आदरणीय दीदी जी के द्वारा, उस संदर्भ में आप अपने अपने विचार भी रख सकते हैं, कोई प्रश्न है वो भी रख सकते हैं। मेरे ख्याल से सब क्लियर हो गया है। तो आज की बात समाप्त की जाए अब। जी। निवेदन यही है कि आप लोग ज्यादा से